Hello everyone, a beautiful good morning to all. Welcome back to my channel. I am Pooja. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। सबसे पहले कुछ स्पोर्ट्स की न्यूज़ हम कवर करेंगे, इसके बाद हमें कुछ नेशनल इवेंट्स को भी डिस्कस करना है और फिर पर्सन इन न्यूज़ वीडियो के एंड में है विद क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ओके, क्लास की पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आर्ट एंड कल्चर अप्रैल 2023 से लेकर दिसंबर 2023, मतलब आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर, ये लगभग 6-7 महीने का जो आर्ट एंड कल्चर है वो मैंने रेडी कर लिया है। लेकिन कल मुझे थोड़ा फीवर था, जिसके कारण मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करा दूं। वो रेडी है, बस आप लोगों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो जिसमें आपके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, कोई इंपॉर्टेंट टेम्पल, स्कल्पचर या यूनेस्को साइट, जो भी टेम्पल वगैरह न्यूज में थे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, वो सारा वहां पे कवर हो जाएगा। डेफिनेटली ये आपको हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी एसएससी ऐसा नहीं करता है कि वो रिसेंट मोस्ट चीजें पूछे, या एसएससी केवल 6 मंथ के या 1 साल के करंट अफेयर्स पूछे। नहीं, अगर आप एसएससी का भी पैटर्न देख रहे होंगे तो लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछता है, और आर्ट एंड कल्चर भी काफी पुराने पूछता है, और आर्ट एंड कल्चर फेवरेट टॉपिक है एसएससी का, तो उसको छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी आज, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज आपको मैं प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का वीडियो। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के इवेंट्स पे। तो अर्जेंटीना विंस इट्स 16th कोपा अमेरिका टाइटल बीटिंग कोलंबिया इन द फाइनल। मैंने आपको बताया था कि कोपा अमेरिका टूर्नामेंट, जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसकी शुरुआत हुई थी कहाँ पे? यूएसए में। एंड यहाँ पे सेकेंड टाइम है इन द हिस्ट्री कि यहाँ पे साउथ अमेरिका के बाहर कोपा अमेरिका का ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। और अर्जेंटीना ने फाइनल में किसको हराया है? कोलंबिया को डिफीट किया है, और अर्जेंटीना का ये 16वें नंबर का टाइटल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अर्जेंटीना वॉन देयर 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल बाय डिफीटिंग कोलंबिया। और फाइनल कहाँ पे हुआ था? तो आप देखेंगे फाइनल हुआ था हार्ड रॉक स्टेडियम, मियामी, यूएसए में, और ये 48th एडिशन है कोपा अमेरिका का। 48th एडिशन है, और 16वीं बार जीता है किसने? अर्जेंटीना ने। तो हम कह सकते हैं कि सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है कोपा अमेरिका में? हम कहेंगे कि अर्जेंटीना है। ये सेकेंड टाइम हो रहा है 108 सालों के इतिहास में कि कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट आउटसाइड साउथ अफ्रीका हुआ था। मतलब 2016 में पहली बार साउथ अमेरिका, सॉरी अफ्रीका बोल दिया मैंने, साउथ अमेरिका के बाहर 2016 में इस टूर्नामेंट को किया गया था, और अब 2024 में साउथ अमेरिका के बाहर कोपा अमेरिका को ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस टूर्नामेंट पे, और आप देख सकते हैं कि अर्जेंटीना मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, जिसने अभी तक 16 बार इस टाइटल को लिफ्ट किया है। सेकेंड नंबर पे उरुग्वे एंड थर्ड नंबर पे ब्राजील की टीम आपको देखने को मिल जाएगी। कोपा अमेरिका वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो अगर आपसे सिंपल पूछ लिया जाए कोपा अमेरिका क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसकी शुरुआत 1916 में, जब लखनऊ पैक्ट हो रहा था 1916, ठीक है, 1916 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, डन। और पहला जो एडिशन हुआ था इसका, वो कहां पर हुआ था? आप देखेंगे अर्जेंटीना में हुआ था, और जिसको जीता किसने था? उरुग्वे ने इसको जीता था। उरुग्वे के पास में देखो एक और कंट्री दिखती है, विच इज परग्वे, और परग्वे में मैंने आपको बताया था अभी रिसेंटली 100th नंबर का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है, और 99th नंबर का मेंबर कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो आंसर हो जाएगा स्पेन है। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यूरो कप के बारे में। तो स्पेन लिफ्ट इट्स 4th UEFA यूरो कप बीटिंग इंग्लैंड इन द फाइनल। ये जो यूरो कप है ये भी एसोसिएटेड है आपके फुटबॉल से, ठीक है, ये भी किससे एसोसिएटेड है? फुटबॉल से है। और स्पेन की जो मेंस फुटबॉल टीम है, जिसको ला रोजा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 4th टाइम UEFA यूरो कप को लिफ्ट किया है, और इन्होंने डिफीट किसको किया है? इंग्लैंड में। अच्छा, ये यूरो कप कहां पर हो रहा था? तो जर्मनी में हो रहा था। 17th नंबर का एडिशन था, 17वें नंबर का संस्करण। तो 17th एडिशन ऑफ द यूरो कप वाज होस्टेड बाय द जर्मनी। 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक एक टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें 24 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था,
ठीक है। यूरो कप को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करती है और हर 4 साल में ये टूर्नामेंट होता है। सो यूरो कप याद रखिएगा फुटबॉल से एसोसिएटेड है। 17वां एडिशन जर्मनी में हुआ था और चौथी बार इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है स्पेन ने, और डिफीट किसको किया है? इन्होंने इंग्लैंड को किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि स्पेन यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है जिसने 4 बार यूरो कप के टाइटल को लिफ्ट किया है, ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। सेकंड नंबर पे जर्मनी जिसने 3 बार ट्रॉफी को लिफ्ट किया है। पहली बार ये जो टूर्नामेंट हुआ था, पहला जो एडिशन हुआ था वो 1960 में हुआ था फ्रांस में, और उसमें विक्ट्री किसकी हुई थी? उस समय रशिया नहीं बना था, उस समय सोवियत यूनियन था। तो सोवियत यूनियन की टीम यहां पर पहली बार यूरो कप को जीती थी। अब आप देख सकते हैं 17वां एडिशन 2024 में जर्मनी में हुआ, स्पेन और इंग्लैंड के बीच में फाइनल हुआ था और स्पेन जीत गया है। अब अगला एडिशन देखते हैं, 18th एडिशन यूरो कप का कहां पर होगा? तो 2028 में होगा, क्योंकि 4 साल के इंटरवल के बाद होता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नदर्न आयरलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड ये सभी मिलकर होस्ट करेंगे 2028 के यूरो कप को। एंड 2032 में इटली एंड टर्की यूरो कप को होस्ट करने वाला है। तो ये अपकमिंग इवेंट से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा अपकमिंग इवेंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड ने रिसेंटली एक फंड इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है एग्रीश्योर फंड। ठीक है, जिसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को प्रमोट करना है और रूरल इंटरप्राइजेस ग्रामीण क्षेत्र में इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है, ये इसका पर्पस है। तो बेसिकली जो आपके स्टार्टअप्स है एग्रीकल्चर फील्ड के, उनको टारगेट करते हुए एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड में, जिसके लिए टोटल फंड कितना है? 750 करोड़ रुपीज, 750 करोड़ रुपए है। लेकिन ये जो 750 करोड़ रुपीज है ये कोई नाबार्ड नहीं देने वाला है। अगर हम फंड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे तो नाबार्ड यहाँ पे 250 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 250 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करेगी और रिमेनिंग 250 करोड़ रुपीस अदर इंस्टीट्यूट जो है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी हो सकते हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपका फंडिंग पैटर्न होगा। ये जो 750 करोड़ रुपए की फंडिंग है इसको रेगुलेट कौन करेगा? मतलब मैनेज कौन सा करेगा? मैनेज कौन करेगा? कोई स्टार्टअप आया, हमको फंड चाहिए, तो कोई तो मैनेजर होना चाहिए ना। तो मैनेजर यहाँ पर कौन है? नेव वेंचर। नेव वेंचर एक होली ओन सब्सिडरी है नाबार्ड की, मतलब नाबार्ड की कंप्लीटली ओन, नाबार्ड उसको कंप्लीटली ओन करता है, नाबार्ड की सहायक कंपनी है जो उसको मैनेज करने वाली है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस एरिया में किया जाएगा? तो यहाँ पे लगभग 85 स्टार्टअप्स जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से एसोसिएटेड है, तो 85 स्टार्टअप्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा और हर स्टार्टअप को अप टू 25 करोड़ रुपीज, मतलब मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए तक स्टार्टअप को यहाँ पे फंडिंग दी जा सकती है अंडर दिस स्कीम। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इनोवेशन होगा एग्रीकल्चर फील्ड में, नए नए इनोवेशन आएंगे, स्टार्टअप्स आएंगे। ठीक है, और रूरल डेवलपमेंट होगा, रूरल इकोनॉमी बूस्ट होगी और नई जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ये इसका पर्पस यहाँ से क्लियर होता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वेव्स के बारे में। वेव्स का मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट। तो फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट कहां पर होगी? गोवा में होगी। ठीक है, गोवा इसको होस्ट करेगा कब? 20 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में। और ये अनाउंसमेंट रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अश्विनी वैष्णव ने की है। इन्होंने कहा है कि हमारा कमिटमेंट है कि इंडिया को हम वर्ल्ड का कंटेंट क्रिएटर हब बनाना चाहते हैं और जो लगातार कॉपीराइट इशू आते हैं, पायरेसी इशू आते हैं, उसको भी हमें खत्म करना है। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज मेड पॉलिसीज एंड एफर्ट्स टू क्रिएट एन इकोसिस्टम दैट encourage the creation of high quality content and protect content through the strong intellectual property rights। तो यहाँ पर इंडिया को एक कंटेंट क्रिएटर हब की तरह हमें क्रिएट करना है और यहाँ पे पहली बार वेव समिट कहाँ पर होगा? गोवा में होगा, जो कि किसके साथ होगा? जो 55th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा, उसके साथ ही आपका वेव्स भी होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट अलोंगसाइड द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ होगा, जो कि गोवा में आयोजित किया जाएगा 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में। अभी जो 55th एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो इसको ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करता है और ये जो बॉडी है वो ऑर्गेनाइज करेगी आपके 55th इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को विद द कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है गोवा गवर्नमेंट और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री मिलकर इसको आयोजित करने वाले हैं। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था और ये एनुअली होता है सिंस 1975। ठीक है, और यहाँ पे 2014 से परमानेंट वेन्यू बना दिया गया है गोवा, और गोवा में 2014 से आपको IFFI देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। चलिए अब बात करते हैं DRDO सैंक्शन 7 न्यू प्रोजेक्ट टू द प्राइवेट सेक्टर अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो यहाँ पे DRDO ने 7 नए प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है और ये नए 7 जो प्रोजेक्ट है वो अलग अलग 7 प्राइवेट एंटिटी को दिए जाएंगे कि आप इस सेक्टर में काम कर लो, आप ये वाला क्रिएशन कर लो, आप वो वाला क्रिएशन कर लो, इस तरीके से। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है और इसको कब लॉन्च किया गया था और किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, सिंपल सा पूछा जाएगा। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है जिसको मैनेज कौन करता है, DRDO करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसको शुरुआत किया गया था 2016 में। मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम कब आई थी, 2016 में आई थी। जिसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस यही था कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना है, हमारा जो डिफेंस इंपोर्ट है उसको हमें रिड्यूस करना है और न्यू टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियसली न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है। मतलब मेक इन इंडिया को सपोर्ट करने के लिए ही 2016 में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था। और अभी DRDO ने इसी स्कीम के अंदर 7 नए प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया है जो कि अलग अलग प्राइवेट एंटिटी को दिए जाएंगे, जिसमें ये लोग अंडर वाटर जो सिस्टम है, इसके अलावा आपके जो ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है उनको सब डिजाइन करेंगे। तो हमें वो 7 अलग अलग एग्रीमेंट किस किस कंपनी को क्या दिया गया है वो नहीं देखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्कीम थी जो कि हमने देख लिया, जिसका पर्पस है बूस्ट डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है फिनलैंड। तो यहाँ पर आपको फिनलैंड देखने को मिल रहा है। आप सभी को कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था कि 31 नंबर का नेटो का मेंबर कौन बन गया है, फिनलैंड। नेटो का मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन 1949 में हुआ था। और कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल भी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है मार्क रूट, और जिन्होंने जेंस स्टोल्टेनबर्ग को सक्सीड या रिप्लेस करने का काम किया है। ये सारी बातें रिसेंटली हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को देख रहा है उनको ये बात पता होगी। तो आप देख सकते हैं यह है फिनलैंड जिसकी कैपिटल हेलेंस्की है और यहाँ पर रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और रशिया में अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई भी देश होता है जो बॉर्डरिंग कंट्री होती है वहां पर हमेशा माइग्रेशन तो चलता ही रहता है, जैसे कि म्यांमार से माइग्रेट होकर लोग इंडिया में आते रहते हैं। सिमिलर यहाँ पर लगभग 1300 पीपल रशिया से फिनलैंड में आए हैं असाइलम लेने के लिए। तो अभी फिलहाल ये जो असाइलम सीकर्स हैं इनको स्टॉप करने की बात की गई है और फिनलैंड ने एक बिल पास किया है। So Finland passed a law to block asylum seekers crossing from Russia। तो रशिया से जो asylum seekers आ रहे हैं उनको ब्लॉक करने के इंस्ट्रक्शन रिसेंटली दिए गए हैं फिनलैंड गवर्नमेंट ने। ठीक है, डन। चलिए अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जम्मू एंड कश्मीर में आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो पावर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उनको और भी ज्यादा वाइड किया गया है, मतलब उनकी पावर को एक्सटेंड किया गया है हमारे होम मिनिस्ट्री ने। तो यही आपको न्यूज देखने को मिल रही है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली जो रूल्स है उनको अमेंडमेंट किया है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जम्मू एंड कश्मीर की उसको बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा दिया गया है? सबसे पहला है इनहांस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। बेसिकली यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं जिनकी पोस्टिंग करनी है, ट्रांसफर करना है, न्यू अपॉइंटमेंट करनी है, तो ये वाली पावर किसको दे दी गई है? लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है। द लेफ्टिनेंट गवर्नर नाउ हैज अ ग्रेटर अथॉरिटी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड द पोस्टिंग ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स। नेक्स्ट है पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो स्टेट में, मतलब यूनियन टेरिटरी में पुलिस को ऑर्डर दे सकता है, मतलब आपके पुलिस ऑर्डर एंड पब्लिक ऑर्डर के मैटर में भी अब इंटरफेरेंस कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कंट्रोल ओवर डिपार्टमेंट, जो अलग अलग पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, उनको भी अब डायरेक्टली देख सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक तरीके से सेंट्रल अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहा है, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, यूनियन टेरिटरी रीजन में। फाइनेंशियल डिसीजन, अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये भी
पावर होगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स में भी वो अपने डिसीजंस दे सकता है। और यहाँ पे कोई फंड है उसको सैंक्शन करना है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको अप्रूव करना है, तो वो भी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी गई है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अब जम्मू में डेवलप किए जा सकेंगे, क्योंकि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर आ गई है कि इन प्रोजेक्ट को वो सैंक्शन कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज ट्रांसफर एंड पोस्टिंग जो होता है आपका ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स का, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में आ चुका है, उनके पास ये अथॉरिटी मिल चुकी है, वो मैनेज कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी को। इसके अलावा प्रिजन्स एंड द फॉरेंसिक साइंस, तो जो आपके प्रिजनर्स होते हैं, मतलब जेल में कैदी हैं, और फॉरेंसिक साइंस है, ये वाला जो डिपार्टमेंट है, जो लेबोरेटरीज है, उसकी रिपोर्ट भी अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सबमिट की जाएगी। ठीक है, तो ये पावर दे दी गई है। अपॉइंटमेंट कौन करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर की? तो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। करची पूजा फेस्टिवल इन त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में करची पूजा फेस्टिवल की शुरुआत हो गई, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्रीट भी किया है। इसको हम फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी कहते हैं, जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है, और एक ट्रेडिशनल इवेंट है जिसमें वर्शिप होती है चतुर्दश देवता। यहाँ पे आप लोगों ने संस्कृत पढ़ी होगी, एकदश, द्वादश, त्रयोदश, और चतुर्दश का मतलब होता है 14। तो यहाँ पे 14 देवताओं की पूजा की जाती है, जो कि एंसेस्टर डाइटीज हैं आपके त्रिपुरी के लोगों के लिए। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इस पूजा को आषाढ़ के महीने में किया जाता है। पहली चीज तो आषाढ़ के मंथ में ये पूजा होती है, और इसमें जो 14 देवता हैं उनको नदी का नाम क्या है, सेद्रा रिवर, यहाँ पर ले जाया जाता है, और जो रॉयल प्रीस्ट होते हैं वो होली वाटर में बात कराते हैं भगवान को, और वापस से मंदिर में लेकर आया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये करछी पूजा त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा में। चलिए नेक्स्ट है, दुबई होस्ट 4th इंडिया जीसीसी फूड एंड बेवरेजेस मीट। तो यहाँ पे 4th एडिशन इंडिया एंड गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल का फूड एंड बेवरेजेस मीट, जो बायर एंड सेलर है उनकी मीटिंग यहाँ पर हो रही है, जिसमें इंडिया के बायर और सेलर फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा, हमारे जो सेलर या बायर जाएंगे तो इंडिया के जो फूड्स हैं, इंडिया के जो फूड या बेवरेजेस हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे और एक इंटरनेशनल वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, अगर हम जीसीसी के बारे में बात करते हैं तो जीसीसी का फॉर्मेशन कब होता है, 25 मई 1981 में आबू धाबी में होता है। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में है, और एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल एंड पॉलिटिकल यूनियन आपको देखने को मिलेगी, जो कि अरब स्टेट का एक यूनियन आप बोल सकते हैं। और इसके जो मेंबर नेशंस है वो कौन कौन है, तो आप देखेंगे कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान। ठीक है, ये आपको इसके मेंबर नेशन देखने को मिलते हैं, इसको ही जीसीसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आयरलैंड सरपासेस मॉरिशियस इन द प्रेफर्ड एफपीआई डेस्टिनेशन। तो रिसेंटली आयरलैंड ने ओवरटेक कर लिया है किसको, मॉरिशियस को, और 4th प्लेस पे आयरलैंड आ गया है। 1st नंबर पे यूएसए, देन सिंगापुर, देन लग्जमबर्ग, आयरलैंड, और 5वें नंबर पे मॉरिशियस चला गया है। तो 4थे नंबर पे आयरलैंड आ चुका है पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर चैनलाइजिंग फंड टू इंडिया। एफपीआई के मामले में कौन सा कंट्री 4थे नंबर पे है, आयरलैंड है। 1st नंबर पे यूएसए एंड 2nd नंबर पे सिंगापुर है। रिसेंटली एनएसडीएल ने इस डेटा को पब्लिश किया था। एनएसडीएल क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, जिसका फॉर्मेशन 1996 में किया गया था, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिटरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर हम कभी एफपीआई के बारे में बात करते हैं। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है फिजिकल असेट्स में, किसी कंपनी में, किसी कंपनी के शेयर ले रहे हो, ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फैक्ट्री, ऑफिस इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपका एफडीआई कहलाता है। एफपीआई में आपका जो इन्वेस्टिंग होती है वो फाइनेंशियल असेट्स में होती है, ना कि आपके फिजिकल असेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो ये एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है एफडीआई और एफपीआई के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स।
हर साल जुलाई के महीने में आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को पब्लिश करती है। इसमें वो ये बताती है कि हमारे देश में अलग अलग सेक्टर में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है पैसे डालना, कि आप किसी काम के लिए कोई पैसे वहां पे डाल रहे हो, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। जितना ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स होगा मतलब आपकी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा हो रही है हर एक सेक्टर में। तो यहां पर इस इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। ठीक है, क्या बोला गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसको एफआई इंडेक्स कहा जा रहा है, ये इंक्रीज हुआ है। 2023 में ये 60.1 था और अब ये 64.3 हो गया है इन मार्च 2024। तो 64.2 हमारा क्या है यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। इसमें यहाँ पे स्कोरिंग की जाती है 0 से लेकर 100 तक। 0 का मतलब है कि हमने कहीं भी कुछ भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया है, मतलब कंप्लीटली एक्सक्लूजन है, कोई इंक्लूजन नहीं है, कंप्लीटली एक्सक्लूजन है, हमने कहीं भी किसी भी सेक्टर में फंड नहीं डाला है। और 100 का मतलब होता है कंप्लीटली फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 0 से लेकर 100 तक यहां पर रेटिंग की जाती है। टोटल 97 इंडिकेटर्स जो कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, पेंशन, सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, तो 97 इंडिकेटर्स पे इस रेटिंग को पब्लिश किया गया है, जिसके 3 आपको मेन पैरामीटर देखने को मिलते हैं: एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी। एक्सेस 35%, यूजेस 45% एंड क्वालिटी 20%। ठीक है, इसका कोई बेस ईयर नहीं है और ये दिखाता है कि कितना ज्यादा ग्रोथ हो रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, शॉर्ट न्यूज देखेंगे और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन इन न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। हमने आपको कुछ दिन पहले बजिंगम पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। अडानी ग्रुप ने इसको डिजाइन किया है। ये सारी बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई हैं। ये एक इंटरनेशनल पोर्ट है जिसको डेवलप किया है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने, और इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर है अडानी ग्रुप। रिसेंटली बजिंगम पोर्ट न्यूज में क्यों है? बिकॉज केरला के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, उन्होंने ऑफिशियली वेलकम किया है पहली कार्गो शिप। और ये पहली जो कार्गो शिप है, ये वेसल चाइनीज वेसल है जो कि बजिंगम पोर्ट पे पहुंचा है। चाइनीज वेसल है, इस चाइनीज वेसल का नाम क्या है? तो सैन फर्नांडो इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है आईएनएस टावर इन मुंबई। यहाँ पे आईएनएस का मतलब किससे है? आईएनएस का मतलब यहाँ पर है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के एक नया टावर, एक नई बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है, जिससे ज्यादा मेंबर बैठ सके, नई टेक्नोलॉजी इस पर हो, इफिशिएंट ऑफिस स्पेस हो। मुंबई महाराष्ट्र में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसको इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। ठीक है, ये नई जो फैसिलिटी है ये मॉडर्न हब की तरह काम करेगी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में इन मुंबई। आईएनएस मतलब आपका इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी। इसका फॉर्मेशन 27 फेब 1939 में हुआ था और सोमेश शर्मा आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, देन हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू पे। सबसे पहले देखेंगे नेपाल। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाए तो सरकार गिर जाएगी, जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सिमिलर नेपाल में भी ऐसा हुआ था, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया था और यहाँ पे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, उनकी सरकार गिर गई। ठीक है, उनकी सरकार गिर गई तो नए प्राइम मिनिस्टर बने। तो नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली अपॉइंटेड द नेपाल्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, और पहली बार, दूसरी बार नहीं, चौथी बार, 4th टाइम यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं नेपाल के। और प्रेसिडेंट कौन है नेपाल के? रामचंद्र पुडियाल आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। अब केपी शर्मा ओली जो है, इसके पहले 2015 में, देन 2016 में, फिर 2021 में आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर बने थे और अभी चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं नेपाल के। अगला नाम है नीतीश सिंह का। ये नीतीश सिंह है और ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने माउंट किनाबालू में समिट किया था। माउंट किनाबालू जो है वो मलेशिया का हाईएस्ट पीक है, जिसकी टोटल हाइट कितनी है? 4095 मीटर इसकी टोटल हाइट है। और इसमें इन्होंने फास्टेस्ट मतलब केवल और केवल 19 आवर्स में, 19 घंटे में इसको समिट किया है। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड भी है। तो नीतीश कुमार जो कि उत्तर प्रदेश से हैं और इन्होंने माउंट किनाबालू को क्लाइम किया है 19 आवर्स में और उसमें तिरंगा को फहराया है। इसके अलावा एचपीसीएल के लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। एचपीसीएल के लोगों को इंस्टॉल इसलिए किया है क्योंकि इनका कैंपेन रन हो रहा है एचपीसीएल के साथ। एचपीसीएल प्रमोट कर रहा है और प्लांटेशन ड्राइव रन की जा रही है, इसलिए एचपीसीएल के लोगों को यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इंस्टॉल किया है। तो आपको याद रखना है कि मलेशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। आपका स्टैटिक क्वेश्चन यहां से बनेगा, आंसर हो जाएगा माउंट किनाबालू। ठीक है,
नेक्स्ट नाम आता है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी से कवर होंगी। अभी इन्होंने क्या किया ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, 0% इंपॉर्टेंट, कोई एग्जाम नहीं पूछ रहा है अभी इन्होंने कौन सी बुक रिलीज कर दी। हाँ, इनकी अपनी खुद की जो पर्सनल बुक है वो एग्जाम में पूछेगी, ठीक है। फिलहाल हम न्यूज देखेंगे फिर इनकी बुक देखेंगे। तो मल्लिका साराभाई रिलीज बुक ऑन द गुरुवायूरप्पन कॉलेज। तो यहाँ पे गुरुवायूरप्पन कॉलेज पर बेस्ड एक पुस्तक को इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है, दैट्स इट। इसलिए आपको मल्लिका साराभाई न्यूज में देख रही हैं। अब इनकी अपनी खुद की एक बुक है जिसका नाम है फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग। तो फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग किसकी पुस्तक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, आंसर हो जाएगा मल्लिका साराभाई से। ये विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की डॉटर है, ठीक है। और इनका एसोसिएशन कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांसिंग से है। डन। चलिए अब बात करेंगे सीएमडी ऑफ बीएसएनएल। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रॉबर्ट जे रवि को नया सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड का। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, तो इन्होंने सक्सीड किया है पीके पुरवार को इन्होंने सक्सीड किया है। एंड लास्ट अपॉइंटमेंट आती है अरुण बंसल की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपॉइंट किया है नया सीईओ। तो नए सीईओ कौन बन गए हैं, अरुण बंसल बन गए हैं। और इन्होंने सुरिंदर चावला की जगह ली है। और सुरिंदर चावला ने ऑलरेडी अप्रैल के मंथ में रेजिग्नेशन दे दिया था, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आप दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली वॉन द कोपा अमेरिका टाइटल। तो कोपा अमेरिका टाइटल किसने जीता है अभी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना ने जीता है, कोलंबिया को डिफीट किया है और 16वां टाइटल अर्जेंटीना का मिल जाएगा। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं, तो केपी शर्मा ओली बन गए हैं चौथी बार, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है। नेक्स्ट है हु रिसेंटली वॉन द विंबलडन वीमेन सिंगल टाइटल। तो पहली बार विंबलडन वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, चेक रिपब्लिक की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉन द यूरो कप 2024। तो यूरो कप का टाइटल किसने जीता है, तो स्पेन ने यूरो कप का टाइटल जीता है, चौथी बार इस टाइटल को जीता। ये टूर्नामेंट 4 साल में एक बार होता है। कार्लोस अल्कराज इन्होंने मेंस कैटेगरी में विंबलडन टाइटल को जीता है। पूछा जा रहा है कि कार्लोस अल्कराज किस देश के प्लेयर हैं, तो आंसर हो जाएगा स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है Which state government has recently decided to ban the sale of high caffeine energy drinks near school? स्कूल के पास हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स को नहीं बेचा जाएगा, बैन करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, रिसेंटली ये फैसला लिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विथिन 500 मीटर ऑफ स्कूल प्रमाइसेस यहाँ पे हाई कैफीन एनर्जी ड्रिंक्स को नहीं बेचा जाएगा। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अप्रूव्ड अ रिसर्च प्रपोजल on the valorization of the dredged sediment. The project sanctioned at the estimated cost of 46,47,000 will be implemented 3 years by which IIT। सिंपल सी बात है, ड्रेजर समझते हो, जो आपकी नदियां या समुद्र के नीचे से सेडिमेंट्स को ऊपर लेके आता है वो आपका ड्रेजर कहलाता है। और वो जो सेडिमेंट्स नीचे से कलेक्ट करके ऊपर लाए है उसको आप इंडस्ट्रियल पर्पज से कैसे यूज कर सकते हो, मतलब आप वेस्ट को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। किसको दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट IIT बॉम्बे को दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। इसलिए आपको ये पूरा मामला न्यूज में देखने को मिल रहा है। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अप्रूव्ड अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द वेलराइजेशन ऑफ द ड्रेज सेडिमेंट्स। इसके अंदर यहाँ पे लगभग 46 लाख रुपीस को सैंक्शन किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स और ये प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे को दिया गया है। इसका पर्पस क्या है, ये रिसर्च करेंगे किस तरीके से ये जो ड्रेज सेडिमेंट्स है इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सब्सटेंस में और इसको हम वेरियस कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज कर सकते हैं, ये इसका मकसद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है In July 2024, Jio Financial Service has received the note from RBI to convert into a blank from the NBFC। अब यहाँ पे जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है ये NBFC से कन्वर्ट हो रहा है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में और RBI ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। मतलब अब जियो फाइनेंशियल सर्विस एक NBFC ना होकर, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ना होकर अब क्या होगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली RBI ने इस बात का अप्रूवल दिया है।
ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनने के लिए किसी भी एनबीएफसी को कुछ सर्टेन स्पेसिफिकेशन भी होती है, सर्टेन क्राइटेरियाज भी होते हैं कि मिनिमम असेट साइज, आपके पास जितने असेट है उनका जो टोटल वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपीस होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीजें? एज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जियो फाइनेंशियल सर्विस विल प्राइमरली फोकस ऑन द इन्वेस्टमेंट इन एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज ओनली। ओके, नेक्स्ट है, according to the 4th edition of SDG India Index released by the Niti Aayog, the overall composite score of the goal 5 gender equality has improved from the 36 in 2018 to 49 in 23-24। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे आंसर दिख गया है, लेकिन केवल और केवल आपका जो SDG 5 है, मतलब आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 है, यही एक केवल ऐसा है जो कि बिलो 50% या बिलो 50 जिसका स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि एस्पायरिंग कैटेगरी में है। ठीक है, एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, और प्लीज जाते जाते लिंक को शेयर करके जाएंगे। पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टेक केयर।